कुछ समय पहले की बात है। रायपुर नाम के गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी की बेटी अंजलि और देवरानी की बेटी प्रीता थी। अंजलि बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी और वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन अंजलि के पिता नहीं थे और माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीता बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की लड़की नहीं थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। बस हमेशा उसे सजने संवरने का और पार्टियां करने का शौक था। अंजलि और प्रीता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों का 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। अंजलि पूरे स्कूल में टॉप करती है और वहीं प्रीता फेल हो जाती है। तभी अंजलि की माँ प्रीता की माँ के लिए मिठाई लेकर जाती है और उनसे कहती है, अरे कम्मो कहाँ हो? देखो मेरी बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैंने सब जगह मिठाई बांट दी है, तुम ही रह गई। ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। और ये बताओ प्रीता बिटिया का रिजल्ट कैसा रहा? दीदी इतनी भोले बनने का ड्रामा मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जख्म पर नमक डालने का काम कर रही हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं निकली। मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो फेल हो गई है और आपकी बेटी ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब तो ढोल बजाती फिर रही है और अब मिठाई लेकर आ गई मेरे पास। चली जाइए यहाँ से, मुझे नहीं खानी कोई मिठाई। नहीं कम्मो, सच में मुझे अंजलि ने कुछ भी नहीं बताया और भला तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और कम्मो, तुमने प्रीता को ढील भी तो बहुत दे रखी है, उससे कुछ कहती भी नहीं हो। वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अंजलि उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो अंजलि को भी तो कुछ नहीं समझती। कम्मो तुम परेशान मत हो, प्रीता भी पास हो जाएगी, बस तुम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कहकर अंजलि की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद प्रीता घर आती है तो कम्मो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीता मैं तुमसे क्या चाहती थी? बस यही तो कि तुम उस अंजलि की बच्ची से ज्यादा नंबर लाकर पास हो जाना, लेकिन नहीं, वो अंजलि की बच्ची विधवा की बेटी, उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, अपनी माँ का नाम रोशन किया है और घर आकर अपनी माँ के साथ कामों में भी हाथ बटाती थी। उसके बाद भी वो फर्स्ट आई और तुम्हें तो किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं थी, ना पैसों की, और तुम ट्यूशन भी लेती हो, फिर भी तुम फेल हो गई। तुमने तो मुझे सोसाइटी में मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। प्रीता को अपनी माँ के थप्पड़ का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत अंजलि के पास जाती है। वहाँ पर अंजलि पढ़ाई कर रही थी। तभी वो अंजलि की किताबों के ऊपर पानी फेंक देती है। सारी किताब पानी की वजह से गीली हो जाती है और सभी खराब हो जाती है। तभी अंजलि प्रीता से कहती है, प्रीता ये तुमने क्या कर दिया? माँ ने अपनी आखिरी निशानी अपना मंगलसूत्र बेचकर मेरे लिए नया कोर्स खरीदा था और तुमने वो सब खराब कर दिया। प्रीता मेरे पिता नहीं है, मेरी अकेली माँ मेरा कितनी मुश्किलों से पालन पोषण करती है, मुझे पढ़ाती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती हो? अंजलि की बच्ची इतना सब कुछ कर दिया और मुझसे कह रही है कि मैंने क्या किया है। तेरी वजह से आज पहली बार मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, तुझे किताबों का कीड़ा बनने का शौक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मगर नहीं, मम्मी हमेशा तुझसे मेरा कंपैरिजन करती है। मुझे नहीं बनना तुम जैसी बहन जी और किताबों का कीड़ा। मुझे तो अपने शौक पूरे करने हैं, पार्टियां करनी है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। अगर तू पढ़ेगी नहीं तो टॉप कैसे करेगी? और माँ मेरा तुझसे कभी कंपैरिजन भी करेंगी ही नहीं। इसलिए मैंने तेरी किताबें खराब कर दी है ताकि तू स्कूल ना जा सके, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू दोबारा से कोर्स की किताबें खरीद सके। ऐसा कहकर प्रीता अपने कमरे में वापस आ जाती है और अंजलि रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। तभी अंजलि अपनी चाची को बुलाती है और डॉक्टर को भी बुलाती है, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं। तभी अंजलि की माँ कम्मो से कहती है, कम्मो
तुम मेरी देवरानी हो और अंजलि की चाची। अंजलि के पिता उसे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और अब मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। मेरी प्यारी बेटी की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली रह जाएगी, उसे बिल्कुल अपनी बेटी प्रीता की तरह ही प्यार करना। अंजलि के पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है, ठीक है कम्मो? हाँ, क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। अंजलि को तो मैं पहले से ही अपनी बेटी जैसी समझती हूँ और प्रीता के पिता भी तो अंजलि से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बिल्कुल अपनी बेटी बना के रखेंगे। अंजलि की माँ को कम्मो के ऊपर भरोसा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गंभीर बीमारी के चलते अंजलि की माँ की मृत्यु हो जाती है। अंजलि अपनी माँ के मरने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आंखें खोलिए, मुझे अकेले छोड़कर ना नहीं जा सकती। आप ही तो मेरा सब कुछ थी, आप ऐसे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगी? पिताजी तो मुझे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए और आप भी नहीं। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए, अपनी बेटी से बात कीजिए। देखिए, आपकी बेटी आपके पास खड़ी है। माँ मनहूस करमजली, रो रो कर घर में मनहूसियत फैला दी। अब तेरी माँ मर चुकी है, तेरे रोने से वापस नहीं आ जाएगी। कैसी मुसीबत मेरे ऊपर डाल कर चली गई। अब चल, रोना धोना बंद कर और घर के इतने सारे काम हैं, उनमें लग जा। अच्छी तरह घर के काम होने चाहिए, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मत सोचना कि मैंने तेरी माँ से वादा किया है तो मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने नौकरानी निकाल दी है, आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर रहेगी और फ्री में मुझे तेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई। अब तो मुझे घूर घूर कर क्या देख रही है? जल्दी जा और घर का काम खत्म कर। अपनी चाची की बात सुनकर अंजलि हक्की बक्की रह जाती है। अकेले ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वो घर वापस आ जाती है। अभी उसकी माँ की आँख ठंडी भी नहीं हुई थी और वो घर आकर घर का सारा काम करती है और अगले दिन जल्दी जल्दी दोनों माँ बेटी के लिए नाश्ता भी बनाती है और स्कूल के लिए तैयार होकर जाने लगती है कि तभी कम्मो उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो? मेरी बिना इजाजत के घर के इतने सारे काम है, वो कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। महारानी, स्कूल जाने को तुझसे किसने कह दिया? अब तू पढ़ाई नहीं करेगी। मैं तो पहले से ही यही चाहती थी कि तू पढ़ाई ना करे, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेटी पीछे रह जाती थी और मेरा सोसाइटी में नाम खराब होता था। अब मेरे पास इतने फालतू के पैसे भी नहीं है जो मैं तेरी पढ़ाई में खर्च करूं, इसलिए चुपचाप घर के काम कर। चल जा, ड्रेस उतार और घर के काम कर। नहीं चाची जी, मेरा स्कूल बंद मत कीजिए, मुझे स्कूल पढ़ने जाने दीजिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। प्लीज मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चाची जी। अच्छा मनहूस, मेरे सामने खड़ी होकर जुबान चला रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तेरे स्कूल जाने का भूत तो मैं अभी उतारती हूँ। इतना कहकर कम्मो बेचारी अंजलि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब तक वो स्कूल जाने के लिए मना नहीं कर देती तब तक वो उसे मारती रहती है। बेचारी अंजलि का सपना टूट जाता है और वो पढ़ाई छोड़कर अपनी चाची की नौकरानी बनकर उनके घर में रहने लगती है। सुबह से शाम तक काम करती और दोनों माँ बेटी अंजलि को खाने के नाम पर अपने आगे का बचा कुचा खाना देती और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। इसी तरह दोनों माँ बेटी हमेशा अंजलि के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन कम्मो अंजलि से कहती है, सुन मनहूस, हाँ तुझसे ही कह रही हूँ, इस घर की नौकरानी तू ही तो है और कोई तो है नहीं। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, घर की अच्छी तरह से सफाई कर देना। मुझे घर के अंदर जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, मेरी सहेलियों को चाइनीज खाना पसंद है तो चाइनीज खाना बना लेना। आई बात समझ में? कुछ भी खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटी तो उसका अंजाम तो अच्छी तरह से सोच लेना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, कामों में लग जा।
चाची जी, चाइनीज खाना तो प्रीता को भी बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझसे हर दिन बस वही बनवाती थी, जिस वजह से सभी सामान खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और चाची जी, आपसे एक बात और कहनी थी। देखिए, मेरा हाथ पूरी तरह से जला हुआ है, मैं किसी तरह सफाई तो कर लूंगी, लेकिन खाना नहीं बना पाऊंगी। अगर आज आप अपनी सहेलियों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा हाथ जैसे ही ठीक होगा मैं काम करने लग जाऊंगी। मम्मी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने इसे कभी भी चाइनीज खाना बनवा कर नहीं खाया। आप इसे देख रही है ना, कैसे मस्का खाकर मोटी होती जा रही है। मेरे नाम पर खुद बनाकर खाती होगी और सारा राशन खत्म कर देती है और झूठ का मेरा नाम लगा रही है। मम्मी, आप इसे इन्हीं जले हाथों से खाना बनवाइए, ताकि इसे पता चले कि झूठ बोलने की क्या सजा होती है। हाँ मेरी बच्ची, कह तो बिल्कुल ठीक रही है। सुन मनहूस, अगर तेरा हाथ जला हुआ है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का खाना तो तू ही बनाएगी और सारा काम भी करेगी। और ये जो तूने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है ना, इसकी भी तुझे अच्छी तरह से सजा मिलेगी। अब तुझे 3 दिन तक बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। बेचारी अंजलि चुपचाप काम करने चली जाती है। उसका हाथ जला हुआ था, फिर भी वो घर की सारी सफाई करती है। उसके बाद राशन लेने बाहर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो अंजलि से कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास पानी नजर नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे पास के कुएं से पानी लाकर दे सकती हो? मैं बहुत प्यासी हूँ बेटा, बहुत प्यासी। अंजलि बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए पास के कुएं से पानी लेने चली जाती है। और वो पानी लेकर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक चिड़िया के 2 बच्चे पेड़ पर मुसीबत में थे। पेड़ पर आग लगी थी और उनकी माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। तभी अंजलि तुरंत पानी से पेड़ की आग बुझाती है और चिड़िया के बच्चों को बचा लेती है। और चिड़िया की मदद करके थोड़ा सा जो पानी बचा था वो उस बूढ़ी औरत के लिए लेकर जाती है। तो बूढ़ी औरत वहाँ पर नहीं होती। तभी अंजलि सोचती है, अरे बूढ़ी अम्मा कहाँ है? उन्हें तो कितनी ज्यादा प्यास लगी थी। चलो उन्हें इसी जंगल में ढूंढ लेती हूँ। बेचारी प्यास बुझाने के लिए पता नहीं किधर किधर भटक रही होंगी। ऐसा सोचकर अंजलि उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है और वो चलते चलते बहुत आगे चली जाती है और जंगल खत्म हो जाता है। उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ते पर फूल बिछाए हुए थे और दूसरे रास्ते पर कांटे बिछे हुए थे। ये देखकर अंजलि चौंक जाती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वो अंजलि से कहती है, सुनो लड़की, मेरी मदद करो। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पा रही हूँ और मेरा परी लोक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी परी लोक नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारे सामने ये जो 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, अगर तुम फूल वाले रास्ते पर चलोगी, तुम्हारे पैरों के नीचे जितने भी फूल आएंगे वो सब सोने, हीरे, जवाहरात बन जाएंगे और तुम वो सारी धन दौलत लेकर आसानी से अपने घर चली जाओगी। और ये जो तुम्हें दूसरा रास्ता नजर आ रहा है जिस पर कांटे हैं, अगर तुम कांटे वाले रास्ते पर चलोगी और तुमने ये कठिन भरा रास्ता पार कर दिया तो मैं परी लोक वापस चली जाऊंगी, लेकिन इसके बदले दुख तकलीफ के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो परी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। परी को इतना ज्यादा रोता हुआ देख अंजलि परी से कहती है, परी जी आप रोइए मत, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप अपने घर वापस जरूर जाएंगी। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मुसीबत में इंसानों की मदद करनी चाहिए और धन दौलत या फिर किसी भी चीज का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। इसलिए मैं धन दौलत के रास्ते पर चलकर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके लिए कांटे वाले रास्ते पे चलकर आपके घर जाने का रास्ता बनाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि कांटे वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो जैसे ही कांटे वाले रास्ते पर चलती है तो वो कांटे फूल बन जाते हैं और उसके शरीर पर एक बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ सुंदर सा सोने का लहंगा आ जाता है। अंजलि बहुत ही ज्यादा सुंदर भी हो जाती है।
और वो सभी फूल सोने, हीरे, जवाहरात और चांदी में बदल जाते हैं। इतनी सारी धन दौलत देखकर अंजलि चौंक जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। मैंने देखा कि किस तरह तुम एक बूढ़ी औरत के लिए पानी लेने के लिए इतनी दूर गई, उसके बाद चिड़िया के बच्चों की जान भी बचाई। इसलिए मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अंजलि, ये मेरे मायावी जंगल के जादुई 2 रास्ते हैं। अगर जो धन दौलत का लालच करता है उसके साथ बुरा होता है, और जो तुम्हारी तरह नेक दिल होते हैं, सबकी मदद करते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम ये सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जियो। परी की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सारी धन दौलत लेकर अपनी चाची के घर आ जाती है। अंजलि के पास इतनी सारी धन दौलत और उसका सोने का लहंगा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। तभी कम्मो अंजलि से कहती है, क्यों मनहूस, कहाँ पर डाका मार कर आ रही है? कहाँ से चोरी करके लेकर आई है? मैंने तुझे राशन लेने के लिए भेजा था, चोरी करने के लिए नहीं। इतनी सारी धन दौलत और तेरा ये लहंगा सोने की तरह चमक रहा है। मुझे सब कुछ बता, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? अंजलि अपनी चाची को परी के जादुई 2 रास्ते के बारे में बता देती है। तभी कम्मो अपनी बेटी प्रीता से कहती है, प्रीता बेटी, तुझे भी मायावी जंगल में जाकर परी के पहले वाले जादुई रास्ते पर चलना है, जिसके ऊपर फूल बिखरे हुए हैं। उस पर चलना। जब कांटे वाले रास्ते पर चलकर इतनी सारी धन दौलत मिल सकती है, तो फूल वाले रास्ते पर चलकर कितनी सारी धन दौलत मिलेगी। हम तो बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। जा बेटी, जल्दी जा और बहुत सारी धन दौलत लेकर आ। नहीं चाची जी, आप प्रीता को गलत सीख मत दीजिए। अगर इसने परी का पहला वाला रास्ता चुना, धन दौलत का लालच किया, तो इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आपको इसे लालच से बचाना चाहिए, न कि लालच में डालना चाहिए। ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखाना मुझे नहीं। मुझे तेरी ये चाल अच्छी तरह से नजर आ रही है। तो ऐसा जानबूझकर कह रही है ना, ताकि मेरी बेटी फूल वाले रास्ते पर चलकर ज्यादा धन दौलत ना लेकर आ जाए। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तू क्या चाहती है। बेटा, तो इसकी बातों में मत आना। तू परी के पहले वाले जादुई रास्ते पर ही चलना, ताकि हम बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। प्रीता अपनी माँ की बात मानकर मायावी जंगल में पहुँच जाती है। तो प्रीता के सामने भी परी के जादुई 2 रास्ते आ जाते हैं। परी प्रीता से भी वही सवाल करती है जो उसने अंजलि से किए थे। प्रीता अपनी माँ के कहे अनुसार परी के जादुई पहले वाले रास्ते पर चलने के लिए परी से कहती है, मुझे कोई शौक वौक नहीं है कांटे वाले रास्ते पर चलने का और अपने सुंदर पैरों में से खून निकालने का। मैं यहाँ पर धन दौलत लेने आई हूँ, तो मैं धन दौलत ही लेकर जाऊंगी, ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे आपके पहले वाले जादुई फूल वाले रास्ते पर चलना है, ताकि मैं और मेरी माँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। परी प्रीता को पहले वाले जादुई रास्ते पर चलने के लिए कह देती है और वो जैसे ही फूल वाले रास्ते पर कदम रखती है तो फूल कांटे बन जाते हैं और उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकलता है और उसकी सुंदर सी ड्रेस मामूली सी गरीबों वाली ड्रेस में बदल जाती है और वो एक अलग ही भयानक दुनिया में पहुंच जाती है और वहाँ से कभी भी वापस नहीं आती। कम्मो अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। 1 महीना, 2 महीने, साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रीता कभी वापस नहीं आती। कम्मो अपनी बेटी के इंतजार में पागल हो जाती है और इस तरह कम्मो और उसकी बेटी को उनके लालच का फल मिल जाता है और अंजलि अपने अच्छे कर्मों की वजह से परी के जादुई दूसरे रास्ते की धन दौलत की मदद से अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है और अपना बचपन का सपना पूरा करती है। वो अपना स्कूल में एडमिशन करवा लेती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। जीविका अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। किसी गंभीर बीमारी के चलते जीविका के पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनके मरने के बाद जीविका और आरती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। उनके घर की स्थिति अब बहुत खराब हो गई थी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
और अब आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दोनों जिस घर में रहती थी वो घर भी काफी छोटा और टूटा फूटा था। अब बेचारी जीविका किसी तरह अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। वो पार्लर में जाकर लोगों का मेकअप करती थी और वहाँ की मालकिन उसके बदले उसे पैसे दिया करती थी। उसी पार्लर में और भी कुछ लड़कियाँ काम करती थी, लेकिन वो सभी लड़कियाँ जीविका से बहुत जलती थी क्योंकि सभी कस्टमर को जीविका का मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और पार्लर की मालकिन भी जीविका की बहुत तारीफ किया करती थी क्योंकि उन लड़कियों को इतना अच्छा मेकअप नहीं आता था। इस वजह से वो सभी जीविका से बहुत जलती थी। सभी लड़कियां जीविका को पार्लर से बाहर निकालने का मौका ढूंढती थी। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका से बहुत जलती थी। अगर वामिका या गुंजन को पैसे मिलते तो वो सभी फालतू चीजों में उन्हें खर्च कर देती थी, लेकिन वहीं जीविका को पैसे मिलते तो जीविका उन्हें संभाल कर रख देती ताकि वो पैसे उसे जरूरत के वक्त काम आ सके। क्योंकि जीविका के पिता के जाने के बाद जीविका की माँ आरती की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। अब बेचारी जीविका को क्या पता था कि उसके पिता की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। जीविका अब हर रोज की तरह सुबह पार्लर जाती और शाम तक पार्लर से आ जाती। जीविका के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे। पैसे होने के बाद भी वो अपने लिए कभी कपड़े नहीं खरीदती थी क्योंकि जीविका का बस एक ही सपना था कि उसके पास ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपना खुद का पार्लर खोल सके। जीविका को पता था कि उसका ये सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। ये बात वामिका और गुंजन को भी पता थी कि जीविका को अपना एक पार्लर खोलना है, लेकिन वो हमेशा ही जीविका को चिढ़ाती और उसका मजाक बनाती है कि तू इतनी गरीब है तो कभी भी अपना पार्लर नहीं खोल पाएगी। ये सुनकर जीविका का मन उदास हो जाता है। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका के साथ वाले घर में ही रहती थी और सुबह सुबह वो भी जीविका के साथ पार्लर के लिए निकलती थी। वो दोनों जीविका का रास्ते में पार्लर जाते समय मजाक बनाती थी, लेकिन जीविका उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि उसे पता था इससे उसका समय ही बर्बाद होगा और किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो यही सोचकर अपने काम पर ध्यान दे रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है, इस वजह से जीविका पार्लर नहीं जा पाती। कच्चा और टूटा घर होने की वजह से बारिश का पानी उनकी छत से टपकने लगा, जिसके बाद जीविका ने पानी को बाहर निकाला। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी बंद हो जाती है और पानी निकालते निकालते जीविका थक जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी आखिर कब तक हमें एक छोटे से कच्चे घर में रहना पड़ेगा। जब भी बारिश होती है सारी छत टपकने लग जाती है। माँ आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बहुत मेहनत कर रही है और एक न एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ बेटी, मेहनत तो तू बहुत करती है पर कोई भी गांव वाला हमारी मदद नहीं करता। हे ऊपर वाले, बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा ही घर दे दे जिसमें हम चैन से तो रह सकें। माँ अब हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ और एक न एक दिन हमारा अपना एक बड़ा सा घर होगा और साथ ही मेरा अपना पार्लर भी होगा। फिर जीविका का हाथ बटाने के लिए आरती भी दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी अकेली काम करे। इसलिए उसने भी काम करना शुरू कर दिया और दोनों के काम करने से उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ रहे थे। अब दोनों मिलकर मेहनत कर रही थी। दोनों को ही पता था कि एक न एक दिन उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर हरमन नाम का एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें इतने समय से पैसे दे रखे हैं, शायद मुझे तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अंकल हमने तो आपके सारे पैसे दे दिए थे ना। अरे नहीं बेटी, इनके थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं। मैंने थोड़ा बहुत सामान इनसे लिया था लेकिन उसके पैसे इनको नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ।
माँ के कहने पर जीविका उनको पैसे लाकर दे देती है और वो आदमी चला जाता है। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको पैसे चाहिए? बेटी, अगर मैं तुझे बताती तो तू चिंतित हो जाती, इसलिए मैंने तुझसे नहीं बताया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अचानक आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद जीविका अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दी और थोड़े समय के बाद आरती घर वापस आ गई। जीविका ने जो पैसे जमा किए थे उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। तभी जीविका कहती है, माँ, आज से आप काम करने नहीं जाओगी, डॉक्टर ने मना किया है ना? पर बेटी, काम पर तो जाना पड़ेगा। तू अकेले दिन रात मेहनत करती है और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। नहीं माँ, मैंने आपको बोल दिया ना कि आप काम करने नहीं जाएंगी। ठीक है बेटी, तू जिद कर रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद जीविका अपनी माँ को दवाई देकर पार्लर के लिए निकल गई और जब वो शाम को पार्लर से आ रही थी तभी उसने देखा कि पार्लर के सामने वाले गार्डन में चमचमाती सीढ़ियों से एक परी उतर रही है। जीविका परी को देखकर हैरान हो गई, जिसके बाद जीविका परी के पास गई और बोली, अरे आप तो परी है ना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे रानी परी ने जादुई सीढ़ियों से पृथ्वी लोक पर भेजा है ताकि मैं कुछ जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ परी जी, परेशानी तो है, पर क्या आप मेरी सच में मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगी, तुम बताओ तो सही। परी जी, मेरी माँ जो कि बहुत बीमार रहती हैं, हम दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। जब भी बारिश होती है तो सारा पानी घर में टपकने लग जाता है। हमें बस एक घर की जरूरत है। दूसरा, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना एक पार्लर खोल सकूं, लेकिन इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें घर नहीं बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल दूंगी और साथ में पार्लर भी दूंगी। ये सुनकर जीविका बहुत खुश हो गई। तभी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर परियों की दुनिया का एक जादुई महल बना दिया। उसके साथ ही वहाँ एक पार्लर भी बना दिया। ये लो जीविका, अब तुम्हारे पास एक जादुई महल है और साथ ही तुम्हारे पास एक पार्लर भी है, जिसमें तुम लोगों का मेकअप करके पैसे कमा सकती हो। ध्यान रहे, ये परी लोग का जादुई महल है, जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। अगर तुम्हें कोई और चीज चाहिए हो तो तुम इस जादुई महल से मांग लेना। क्या परी जी, परी लोग का जादुई महल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी की मदद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी भी मदद की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परी के जाने के बाद जीविका अपनी माँ आरती को उस जादुई महल के पास लाती है। आरती भी ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों ही उस महल में चली जाती है। वो महल दिखने में बहुत ही आलीशान और शाही था और जैसा कि परी ने कहा था कि उस महल में जरूरत की सारी चीजें होंगी, बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब तो जीविका के पास एक जादुई महल के साथ साथ अपना एक पार्लर भी था, जिसमें जीविका बहुत खुश थी। जीविका ने अपनी मालकिन को बता दिया कि अब से वो काम पर नहीं आएगी, लेकिन जब वामिका और गुंजन को पता चला कि जीविका काम पर नहीं आएगी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा, जिसके बाद वो दोनों पता करते करते उस परीलोक के जादुई महल तक पहुँच गयी, जिसके पास में ही एक पार्लर था और उस पार्लर में जीविका किसी का मेकअप कर रही थी। ये देखकर दोनों हैरान रह गयी, जिसके बाद वामिका गुंजन से बोली, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये पार्लर तो इसका ही लग रहा है और मुझे तो लगता है इसने कहीं से चोरी की है। हमें पता लगाना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ ये चोरी तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमें पता लगाना चाहिए। इतना बोलकर दोनों पार्लर में गयी और बोली, जीविका क्या ये तुम्हारा पार्लर है? हाँ गुंजन, ये पार्लर मेरा ही है। ये तो बहुत ही बड़ा और अच्छा लग रहा है, पर ये सब कैसे हुआ?
ये सब कुछ मुझे परी ने दिया है। ये कोई मामूली महल नहीं है, बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल है। और साथ ही उन्होंने मुझे ये पार्लर भी दिया है ताकि मैं इसमें लोगों का मेकअप कर सकूं। और मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए थी। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। अच्छा जीविका, क्या तुम हम दोनों को भी उस परी के पास ले जाओगी? मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गुंजन की माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। क्या? तब मैं तुम दोनों को उस परी के बारे में बता देती हूँ। ऐसा करो, जब तुम दोनों यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओगी तो तुम्हें एक गार्डन दिखेगा। तुम उसके अंदर चली जाना, तुम्हें वहाँ पर वही परी मिल जाएगी। इतना सुनकर वामिका और गुंजन वहाँ से चली गयीं और उस गार्डन में पहुँच गयीं, जहाँ पर उन्हें वो परी मिलती है। परी से मिलते ही दोनों अपनी अपनी बातें उस परी को बता देती है, लेकिन परी को उनकी बातें ठीक नहीं लगती। फिर परी ने अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये दोनों लालची और धोखेबाज हैं और दोनों जो बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है और लालच के चलते ये जादुई महल मांग रही है। तब परी ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा और दोनों को पाताल लोक का एक जादुई महल दे दिया। वो महल बाहर से दिखने में तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों अपने महल में गई तो वो महल अंदर से बहुत छोटा था। और जैसा कि जीविका के घर में सारी चीजें थी, उस महल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस जादुई महल में जाते ही दोनों के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। इसके बाद वो दोनों जादुई महल से भाग निकली। तभी वामिका बोली, अरे परी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। परी, हमने तो आपसे बड़ा महल मांगा था, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा महल है और इसमें कुछ है भी नहीं। ये मैंने जानबूझकर किया। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि तुम दोनों ही झूठ बोल रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। और तुम दोनों आज से जो भी काम करोगी तुम्हें अपनी मेहनत से करना है। तुम किसी भी चीज में लालच मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा होगा। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद दोनों को लगा कि हमें जीविका से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो जीविका के घर जाकर बोली, जीविका, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने लालच में आकर परी से झूठ बोलकर उनसे जादुई महल मांगा, लेकिन उसकी सजा भी हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। दोनों के माफी मांगने के बाद जीविका भी उन्हें माफ कर देती है और दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। परी के कहने पर अब दोनों बहुत मेहनत करती थी और यहाँ जीविका अपनी माँ के साथ उस जादुई महल में हंसी खुशी से रह रही थी। साथ ही वो अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती है और गरीब लोगों की मदद भी करती है। बहुत समय पहले की बात है। बादलों के बीच परीलोक में एक बहुत सुंदर परियों का महल था, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन सभी परियों में एक परी थी जिसका नाम तनीषा परी था, जो सभी परियों से बिल्कुल अलग थी। तनीषा परी परीलोक में तो रहती थी, मगर उसके पास पंख नहीं थे। सभी परियों की तरह उसके पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी। सभी परियां तनीषा परी को अपने साथ कहीं भी घुमाने लेकर नहीं जाती थी, बल्कि उसका मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही एक दिन सभी परियां पिकनिक पर जाने का प्लान बनाती हैं। तभी तनीषा परी उन सभी परियों से कहती है, क्या तुम सब पिकनिक पर जा रही हो? मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। क्या मैं भी तुम सभी के साथ चल सकती हूँ? अरे तनीषा परी, हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम एक आम इंसान की तरह हो। तुम्हारे पास पंख ही नहीं है। तुम परिलोक में तो रहती जरूर हो, लेकिन तुम्हारे पास परियों जैसा कुछ भी नहीं है। ना तो तुम उड़ सकती हो और ना ही तुम्हारे पास किसी भी तरह की शक्तियाँ हैं। तो फिर हम तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे? तनीषा परी, तुम परिलोक की साफ सफाई करो, खाना बनाओ, लेकिन हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पिकनिक मनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। बेचारी तनीषा परी एक आम इंसानों वाली जिंदगी जी रही है, वो भी परिलोक में रहकर। इससे तो अच्छा होता कि तुम पृथ्वी पर ही जन्म लेती। तनीषा परी, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि आसमान में उड़ने का मजा कैसा होता है। कभी तुमने उड़ने का अनुभव नहीं किया ना? बेचारी तनीषा परी, अगर तुम कहो तो मैं पृथ्वी पर छोड़कर तुम्हें आ सकती हूँ। वहाँ जाकर अपने जैसे लोगों के साथ रहना, खेलना, काम करना। तुम्हें
बहुत मजा आएगा। तुम सभी तो मेरा हमेशा इसी तरह से मजाक उड़ाती रहती हो। मेरे पास तुम्हारी तरह शक्तियाँ नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी तरह एक परी ही। मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हारी तरह आसमान के नज़ारे देखूं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खाना बनाऊं, नए नए कपड़े पहनूं। मगर मुझे तो सभी काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन तुम सभी मेरे दर्द को नहीं समझोगी। किसी के दर्द को समझने के लिए दिल होना चाहिए, जो सिर्फ रानी परी के पास है। पर तुम्हारे पास तो पत्थर है, वो मेरे दुख को अच्छी तरह समझती है। ऐसा कहकर तनीषा परी वहाँ से रोते हुए आ जाती है और सभी परियां पिकनिक मनाने चली जाती हैं। किसी भी परी को तनीषा परी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। वो सभी परियां तनीषा परी को अपने साथ घुमाने नहीं लेकर जाती। फिर तनीषा परी रोते हुए रानी परी के पास जाती है और उनसे कहती है, रानी परी, आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। आखिर मैं परीलोक में रहकर परियों की तरह क्यों नहीं हूँ? मेरे पास परियों की शक्तियाँ क्यों नहीं है? बचपन से लेकर आज तक आप मुझे सच नहीं बताती। मुझे सच बताइए, आखिर सच क्या है? आज मुझे जानना है। तनीषा परी, लगता है आज फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, वरना तुम मुझसे दोबारा से ये सवाल नहीं पूछती। तनीषा, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सच बता दूंगी, लेकिन अभी सही समय नहीं है। लेकिन रानी परी, इस महल की सभी परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काम करती हैं और मुझे अपने हाथों से काम करना पड़ता है। और सभी परियां इधर से उधर घूमने भी जाती हैं। मेरे पंख ना होने की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकती, बस महल के अंदर इधर उधर घूमती रहती हूँ। रानी परी, आप मुझे सच बताइए ना, आखिर सही समय कब आएगा? तनीषा परी, बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास सभी परियों की तरह शक्तियाँ क्यों नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तनीषा परी रानी परी की बात मानकर आ जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहती है और सोचती है कि आखिर उसके पास शक्तियाँ क्यों नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी परी के पास परीलोक की आशी जादूगरनी आती है। उसके पास परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाला लहंगा होता है। वो रानी परी से कहती है, रानी परी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही जादुई उड़ने वाला लहंगा बना दिया। अब इसे पहनकर कोई भी कहीं भी जा सकता है। जादूगरनी आशी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने जादुई उड़ने वाला लहंगा बना दिया। इस लहंगे की तनीषा परी को बहुत जरूरत है। अब समय भी आ गया कि उसे सच पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आज तनीषा परी 18 वर्ष की हो चुकी है। आज मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। फिर जादूगरनी आशी जैसे ही वहाँ से जाती है तो रानी परी तनीषा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, तनीषा परी, तुम बचपन से लेकर आज तक मुझसे एक ही सवाल पूछती आ रही हो कि तुम्हारे पास शक्तियाँ क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम एक परी नहीं हो, बल्कि एक आम इंसान हो। मगर रानी परी, आपने तो कहा था कि मेरी माँ एक बहुत शक्तिशाली परी थी और वो पाताल लोक की परियों के साथ लड़ाई करते समय मारी गई थी। अगर मैं आम इंसान हूँ तो मेरी माँ परी कैसे हो सकती है? बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि सबको यही पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ शक्तियाँ नहीं है, लेकिन तुम हो तो एक परी। अगर किसी को पता चल जाता कि तुम एक आम इंसान हो तो तुम्हारा यहाँ रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। रानी परी, फिर मेरे माता पिता कौन है? मैं कौन हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? मुझे बताइए। मैं अपने माता पिता जी के पास जाना चाहती हूँ। तनीषा, हमारे परिलोक का नियम है कि 18 वर्ष से पहले कोई पृथ्वी पर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। आज तुम 18 वर्ष की हो गई हो, इसलिए अब तुम हम परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाला लहंगा पहनकर पृथ्वी पर जा सकती हो। वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारी बहन मिलेगी जो तुम्हारे चाचा चाची के साथ रहती है। रानी परी, मेरी बहन चाचा चाची के साथ और मैं आपके साथ, ऐसा क्यों? हम दोनों अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं हैं? तनीषा, ऐसा इसलिए कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे एक नदी के किनारे मिली थी। जब मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे सब कुछ मालूम हुआ। तनीषा, जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से तुम्हें पृथ्वी पर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तनीषा बेटा, अपना ख्याल रखना।
तनीषा सच्चाई जानकर बहुत रोती है और रानी परी तनीषा को परियों का जादुई उड़ने वाला लहंगा दे देती है। तनीषा परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाला लहंगा पहनकर पृथ्वी पर अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद तनीषा देखती है कि उसकी बहन अनुषा घर के गार्डन में बैठकर बहुत रो रही थी। तभी तनीषा उसके पास जाती है और उससे कहती है, अनुषा तुम रो क्यों रही हो? क्या चाचा चाची तुम्हें अच्छी तरह से नहीं रखते? तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? और तुम मेरे चाचा चाची को अपने चाचा चाची क्यों कह रही हो? अनुषा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन तनीषा हूँ और मैं परिलोक से आई हूँ। बचपन में हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें चाचा चाची ले आए और मुझे परिलोक की रानी परी परिलोक ले गई। पृथ्वी पर मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पहले तो अनुषा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे तनीषा अनुषा को बताती है, वैसे वैसे अनुषा को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। तभी अनुषा रोते हुए तनीषा से कहती है, तनीषा दीदी, चाची बहुत बड़ी शैतान है। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वो मुझसे घर का सारा काम कराती है और खाने के लिए भी दिन में सिर्फ एक ही रोटी देती है। देखिए ना दीदी, घर के काम कर कर के मेरे हाथों में छाले निकल आए हैं। अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। मैं यहाँ बहुत मुश्किलों वाली जिंदगी जी रही हूँ। आप ऐसी जिंदगी नहीं जी पाओगी दीदी। अनुषा ऐसा कह ही रही थी, तभी उसकी चाची की आवाज आती है और अनुषा भागकर अपनी चाची के पास जाती है। तभी चाची अनुषा से कहती है, पूरे दिन बस बाहर गार्डन में आराम से बैठी रहती है, जैसे घर में कोई काम ही नहीं हो। इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धुलेगा और घर की सफाई कौन करेगा? लगता है कल की पिटाई भूल गई है। अगर कल की तरह पिटना नहीं चाहती है तो चुपचाप 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम खत्म कर। चाची जी, मैंने आपसे सुबह कहा था मुझसे काम नहीं हो पाएगा। मेरे हाथों में छाले निकल रहे हैं, मुझे दवाई दिला दीजिए। लेकिन आपने मुझे दवाई दिलाने के लिए मना कर दिया। ऐसे छालों में मैं कैसे काम कर सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, तेरे हाथ में छाले निकल रहे हो या तेरे हाथों से खून निकल रहा हो। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अभी बाहर घूमने जा रही हूँ, तब तक सारा काम हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर चाची अनुषा को इतना सारा काम बताकर बाहर घूमने चली जाती है। फिर अनुषा तनीषा के पास जाती है और उससे कहती है, देखा दीदी, चाची कितनी दुष्ट है। उन्हें किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह से कह रही हूँ मेरे हाथों के छाले के लिए मुझे दवाई दिला दीजिए, लेकिन मुझे दवाई नहीं दिला रही और इतना सारा काम बताकर चली गई है। काश माता पिता के साथ मैं भी चली जाती तो कितना अच्छा होता। अनुषा, मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं कहते। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी जुल्म और अत्याचार नहीं करेगा। तुम्हारे हाथ के छाले भी ठीक हो जाएंगे और 1 घंटे से पहले पहले तुम काम भी खत्म कर लोगी, क्योंकि मेरे पास परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाला लहंगा है और ये जादुई लहंगा तुम पहन लो। इसे पहनते ही तुम्हारे छाले भी ठीक हो जाएंगे और सभी काम खुद हो जाएंगे। अनुषा ऐसा ही करती है जैसा तनीषा उससे करने के लिए कहती है। तनीषा अनुषा के कपड़े पहन लेती है और अनुषा को परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाला लहंगा दे देती है। जैसे ही अनुषा उस जादुई लहंगे को पहनती है तो उसके हाथों से छाले ठीक हो जाते हैं और उसके कहते ही सभी काम भी हो जाते हैं। फिर तनीषा अपनी चाची से छुपकर अनुषा के साथ रहने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से अनुषा की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अनुषा के चाचा अनुषा की शादी एक अच्छे से घराने में पक्की कर देते हैं। तभी चाची आग बबूला होकर अपने पति से कहती है, सुनिए, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि इस मनहूस के इतने बड़े घराने में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो कितना सारा दहेज देना पड़ेगा।
अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। मैंने सब तैयारी कर ली है और मैं अनुषा की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। तुमने बचपन से लेकर अब तक बेचारी के ऊपर जुल्म और अत्याचार के सिवा कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चाची गुस्से में लाल होकर वहाँ से चली जाती है। सभी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जिस दिन अनुषा की शादी होती है। तनीषा अनुषा को बहुत अच्छे से तैयार करती है और जादुई उड़ने वाले लहंगे से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट मांगती है और उसे अपनी बहन को दे देती है। फिर वो अनुषा से कहती है, अनुषा तुम्हारी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहना और मैं परीलोक वापस चली जाऊंगी और रानी परी के साथ ही रहूंगी। वही मेरी माँ है। वहाँ की परियां मुझे चाहे जितना भी भला बुरा कहें, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अनुषा, मैं जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से तुमसे मिलने आती रहूंगी। तनीषा अनुषा की शादी को बहुत एंजॉय करती है और उसकी विदाई करके जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से तनीषा दोबारा परीलोक वापस चली जाती है और रानी परी से कहती है कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसे यहाँ जिस भी हाल में रहना पड़ेगा वो रहेगी, पर उन्हें छोड़कर कभी भी पृथ्वी पर नहीं जाएगी। और रानी परी भी तनीषा को खुशी खुशी अपना लेती है। अब तनीषा किसी भी परी की बातों का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो एक परी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। और तनीषा कभी कभी परियों की दुनिया का जादुई उड़ने वाले लहंगे की मदद से अपनी बहन अनुषा से मिलने पृथ्वी पर भी आया जाया करती थी। कुछ समय पहले की बात है। राजगढ़ में रहने वाला एक परिवार जिसमें राधा अपने पति सूर्या और अपने 7 साल के बेटे बबलू और अपनी सास साधना के साथ रहती थी। राधा अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। पर जब कुछ महीने पहले राधा गर्भवती होती है तो उसकी सास उससे कहती है, सुन बहू, इस बार भी तुम्हें लड़का ही पैदा करना है, क्योंकि मुझे अपने घर में सिर्फ पोता ही चाहिए। लेकिन माँ जी, लड़का हो या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है ना। और वैसे भी हमारे पास तो बबलू है ना, तो अगर एक लड़की हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं, इसलिए जितना मैंने कहा है सिर्फ उतना ही सुनो। बेटी पैदा करके हमारे सर पर बोझ मत बनाना। मेरे बेटे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो तुम्हारी बेटी का बोझ लिए उठा पाएगा। राधा अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस बार एक बेटी ही चाहिए थी। लेकिन अपनी सास की बात सुनकर राधा के मन में एक डर बैठ जाता है और इसी डर की वजह से राधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसी बीच राधा एक सुंदर सी परी जैसी बेटी को जन्म देती है और खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी साधना उस नवजात बच्ची को एक जंगल में छोड़कर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी उस मनहूस बेटी को उसकी सही जगह पर छोड़कर आ गई हूँ। अरे पहले तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर पता नहीं हम लोगों की जिंदगी में क्या क्या तूफान लेकर आती। लेकिन माँ, वो बच्ची राधा की आखिरी निशानी थी। आप उसे ऐसे कैसे छोड़कर आ सकती हैं? बेटा मैंने जो भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। अरे एक ना एक दिन तो उसे दूसरे घर में भेजना ही था ना, वो भी दान दहेज के साथ। तो फिर क्या फायदा होता उससे अपने पास रखकर। इसलिए तू बस अब बबलू पर ध्यान दे और उसके बारे में सोच। इस तरह साधना अपने बेटे को अपनी बातों से समझा बुझा लेती है और सूर्या भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वहीं वो मासूम सी बच्ची गर्मी की चिलचिलाती धूप में जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला उस भयानक जंगल में कोई नहीं था। तभी आसमान में अंकिता नाम की एक परी उड़ती हुई जा रही होती है और अचानक उसे उस नवजात बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहती है,
अरे इस जंगल से बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा घना है। फिर इस जंगल में कौन रहता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर अंकिता परी जब जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक नवजात बच्ची तेज धूप में जंगल के अंदर पड़ी हुई है और तेज धूप से जल रही है। तभी अंकिता परी कहती है, अरे अरे ये नवजात बच्ची किसकी है और इस मासूम बच्ची को इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया? ना जाने वो कौन निर्दयी इंसान होगा जिसे इस मासूम सी बच्ची के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ परीलोक लेकर चलती हूँ। ना जाने बेचारी बच्ची कब से इस जंगल में यहाँ पर अकेली पड़ी हुई है। इतना कहकर अंकिता परी उस बच्ची को अपने साथ अपने परीलोक लेकर जाती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से दूध पिलाती है और कहती है, लगता है इस मासूम बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये कितनी मासूम और प्यारी है, इसलिए आज से मैं इसका ख्याल रखूंगी और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। अंकिता परी इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुचित्रा नाम की एक दुष्ट परी एक औरत का रूप धारण करके आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम बेटा? अंकिता परी जब उस औरत की आवाज सुनती है तो वो अपने कमरे से उस बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है और कहती है, सुनिए, क्या ये बच्ची आपकी है? अरे हाँ, ये तो मेरी ही बच्ची है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कहीं तुम ही तो मेरी बच्ची को चुरा कर यहाँ तो नहीं लेकर आ गई? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उल्टा मैंने तो आपकी बच्ची की जान बचाई है। मुझे तो ये एक घने जंगल में पड़ी हुई मिली थी। बेचारी ना जाने कब से धूप में पड़ी पड़ी रो रही थी और अगर मैं समय पर नहीं आती तो आज ये जिंदा नहीं होती। इसलिए आज से अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, इसे दोबारा ऐसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो औरत उस नवजात बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है और वापस से अपने असली रूप में आकर कहती है, अब आएगा असली मजा। अब मैं इस बच्ची को अपने जादूगर बाबा को सौंप कर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर इस पूरे परीलोक पर राज करूंगी, राज। इसलिए अच्छा हुआ जो मैंने समय पर अंकिता को इस बच्ची को ले जाते हुए देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि ये एक अनाथ बच्ची है। इसलिए तो मैं इसे अपनी बच्ची बनाकर यहाँ ले आई और अब अमावस्या की रात को मैं इसे अपने जादूगर बाबा को सौंप कर अपनी जादुई शक्तियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दूंगी। और बेचारी अंकिता परी, उसे तो इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होगी कि अब मैं इस बच्ची के साथ क्या करने वाली हूँ। जहाँ सुचित्रा उस बच्ची को जादूगर बाबा को सौंपने के बारे में सोचकर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता उस बच्ची के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहती है, पता नहीं मुझे वो औरत इतनी अजीब सी क्यों लग रही थी। कहीं मेरा शक सही तो नहीं, कहीं वो औरत मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि वो बच्ची उसकी है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बच्ची को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैंने उस बच्ची को उस औरत के हाथ में देकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर उस मासूम बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंकिता परी उस बच्ची के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और वो अंकिता परी से कहती है, अंकिता परी, क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। रानी परी की बात सुनकर अंकिता परी उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रानी परी कहती है, अंकिता, तुम एक परी हो और तुम्हें किसी इंसान के बच्चे के बारे में सोचकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे परीलोक की सबसे होशियार और समझदार परी हो, इसलिए तुम्हें आगे चलकर परीलोक की रक्षा करनी है, न कि इंसानों की। लेकिन रानी परी, ऐसे अपने लोगों की रक्षा करने का क्या फायदा जब हम किसी मासूम की रक्षा ही ना कर पाए?
ठीक है, अगर तुम उस बच्ची की रक्षा करना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें सिर्फ आज रात का ही समय दिया जाएगा। अगर अमावस्या की रात खत्म होने से पहले तुमने बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किए उस बच्ची का पता लगा लिया तो तुम्हें वापस से परिलोक का हिस्सा बना लिया जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए परिलोक को छोड़कर जाना होगा। ठीक है रानी परी माँ, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इतना कहकर अंकिता परी अपने इंसानी रूप में आकर उस बच्ची का पता लगाना शुरू कर देती है, और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सुचित्रा के छल के बारे में पता चल जाता है, और वो कहती है, रुक जाओ सुचित्रा परी, तुम उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे अंकिता परी, तुम यहाँ? आखिरकार तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं इस बच्ची को अपने जादूगर बाबा को सौंपने वाली हूँ, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर पूरे परिलोक पर राज करूंगी, राज। सुचित्रा परी, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, और ना ही तुम इस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा पाओगी, क्योंकि ये बच्ची मेरी है और आज से मैं इसकी माँ हूँ, और एक माँ को अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए किसी भी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, समझी तुम? इतना कहकर अंकिता परी सुचित्रा परी की जादुई छड़ी को तोड़कर उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है, और उस बच्ची को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। और रानी परी माँ की बताई हुई शर्त के अनुसार अंकिता परी उस बच्ची को अमावस्या की रात खत्म होने से पहले बचाकर घर ले आती है, और फिर उस बच्ची का खुशी खुशी पालन पोषण करना शुरू कर देती है, और इस तरह एक अनाथ बच्ची को परियों की दुनिया में एक परी माँ मिल जाती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।